तो अमेरिका के भीतर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जितनी नाराजगी है ना, उतनी तो ईरान में भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप घिर गए हैं, उन्होंने अमेरिका को फंसा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को भी पता था कि ईरान जो है वो एक बहुत गहरा गड्ढा है और अगर उसमें गिरेंगे तो फंस जाएंगे। और आप देखिए ना कि अमेरिकी संसद में जो प्रस्ताव था ईरान युद्ध को रोकने का, वो 47-53 से गिर गया। तो अमेरिका ने भी फंसा दिया डोनाल्ड ट्रंप का, अच्छा तुम लड़ो अब। दरअसल वो ईरान के इतिहास को नहीं जानते, अंदाजा नहीं लगा सकते कितना डीप रूटेड कंट्री है ईरान। उसको हिला पाना और इस तरीके से हिला पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो गलतफहमी में थे और उन्हें गलतफहमी ये थी कि अगर वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोलेंगे तो ईरान सब कुछ करेगा, अरब देशों को निशाना नहीं बनाएगा। तो वो एक सेफ प्लान लेकर चले थे कि हम चारों तरफ से अटैक करेंगे और ईरान केवल इजराइल पर अटैक करेगा। लेकिन जिस दिन हमला कर दिया आरामको की रिफाइनरी पर, उसके बाद हमला कर दिया दुबई एयरपोर्ट पर, सऊदी पर, कतर के बेस पर और अपना दूतावास तक समेटकर भागना पड़ा अमेरिका को, उसी दिन साफ हो गया था कि अब कुछ बचा नहीं है इस लड़ाई में सिवाय इस लड़ाई के खत्म होने के इंतजार करने को। और इसका इंतजार सबसे ज्यादा अगर किसी को है तो डोनाल्ड ट्रंप को है। मेरे साथ नवीन कुमार हैं। दुनिया में एक मैसेज था कि अमेरिका सुपर पावर है, उसकी बादशाहत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन ईरान ने वो कर दिखाया है पिछले 6 दिनों के युद्ध में जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 10 देशों में जहां अमेरिका सैनिक अड्डे थे वहां से अमेरिका को अपने पांव उखाड़ने पड़े हैं, जिसमें यूरोप और खाड़ी देश है। उसके 3 से 4 ऑफिशियली फाइटर प्लेन गिरे हैं। अब्राहम लिंकन जो उनका युद्धपोत है उसका पता नहीं है। इससे ज़्यादा अमेरिकन फौजों की कैजुअल्टी नहीं हुई थी। क्या पड़ेगा इसका भारत पर असर और दुनिया पर असर, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ नवीन कुमार हैं। सर, ये एक बड़ा फिनोमेनन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे उस समय लगता था कि रोम, बर्लिन, टोक्यो, जापान और इटली और जर्मनी, इसको कोई हरा नहीं सकता है। अब लगा था अमेरिका को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। कैसे देख रहे हैं ये जो ईरान का पलटवार है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप घिर गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा उन्होंने अमेरिका को फंसा दिया है। और इसमें न केवल इजराइल की जिद है बल्कि अरब देशों की जिद है। ये सुप्रीमेसी की लड़ाई थी और डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से जो उन पर आरोप लगे हैं एप्स्टीन फाइल को लेकर, उसके बाद ये सब लोग कह रहे थे कि अमेरिका युद्ध में जाएगा और अमेरिका किसी के साथ भी एक लंबे युद्ध में जाने के बारे में नहीं सोच सकता था। डोनाल्ड ट्रंप को भी पता था कि ईरान जो है वो एक बहुत गहरा गड्ढा है और अगर उसमें गिरेंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन वो गलतफहमी में थे और उन्हें गलतफहमी ये थी कि अगर वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोलेंगे तो ईरान सब कुछ करेगा, अरब देशों को निशाना नहीं बनाएगा। तो वो एक सेफ प्लान लेकर चले थे कि हम चारों तरफ से अटैक करेंगे और ईरान केवल इजराइल पर अटैक करेगा, तो दबाव जैसी कोई चीज बनेगी नहीं। लेकिन जिस दिन हमला कर दिया आरामको की रिफाइनरी पर, उसके बाद हमला कर दिया दुबई एयरपोर्ट पर, उसके बाद हमला कर दिया सऊदी पर, कतर के बेस पर और अपना दूतावास तक समेटकर भागना पड़ा अमेरिका को, उसी दिन साफ हो गया था कि अब कुछ बचा नहीं है इस लड़ाई में सिवाय इस लड़ाई के खत्म होने के इंतजार करने को। और इसका इंतजार सबसे ज्यादा अगर किसी को है तो डोनाल्ड ट्रंप को है। कैजुअलिटी की जहां तक बात है, ये बात सच है कि हाल के दिनों में जितने लोग मारे गए हैं अमेरिका के, और आप देखिए ना कि अमेरिकी संसद में जो प्रस्ताव था ईरान युद्ध को रोकने का, वो 47-53 से गिर गया। मतलब 53 लोगों ने कहा कि युद्ध नहीं रुकना चाहिए और 47 लोगों ने कहा कि युद्ध रुकना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये आखिरी रास्ता था बचने का। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता कि युद्ध नहीं होना चाहिए, 53 वोट या मान लीजिए 50-51 का भी फासला, तो डोनाल्ड ट्रंप तब भी चेहरा छिपाने के लिए, तो अमेरिका ने भी फंसा दिया डोनाल्ड ट्रंप का, अच्छा तुम लड़ो अब।
तो अमेरिका के भीतर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जितनी नाराजगी है ना, उतनी तो ईरान में भी नहीं है। ईरान के लोगों को तो पता था कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा दुश्मन है। अमेरिका के लोगों को ये टुकड़ों टुकड़ों में जानकारी थी कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा दुश्मन है। ये जो मीडिया मिसलीडिंग का जो काम होता था, इराक के बारे में मिसलीड किया कि विपन है, जैविक हथियार है, गद्दाफी के बारे में मिसलीड हुआ, ईरान के बारे में मिसलीड किया गया कि अमेरिका उसके पास एटॉमिक हथियार है, तमाम ये भी परसेप्शन अब टूट रहा है। लोग सोशल टूट रहा है मीडिया ना, में सोशल मीडिया। आप बताइए, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन इंपेरियलिज्म, सूचना साम्राज्यवाद। दुनिया की समूची सूचना को 4 एजेंसियां रेगुलेट करती हैं। रॉयटर्स अमेरिका में, एएफपी, एपी, बीबीसी, एसोसिएटेड प्रेस और हाँ, तो यही कंपनियां हैं जो रेगुलेट करती हैं। और अमेरिकी मीडिया का सबसे बड़ा जो हिस्सा है उस पर ज्यूज का आधिपत्य है, पूरे अमेरिकन कॉरपोरेट पर। अमेरिकन कॉरपोरेट के बिना अमेरिकन मीडिया ढह जाएगा। तो अब देखिए कि उतना पीछे नहीं जाते हैं, इराक पर नहीं जाते हैं, लीबिया पर नहीं जाते हैं। पिछले दिनों ईरान में बुर्का से आज़ादी को दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन साबित कर दिया गया। इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता है। ये बात खुल गई कि इजराइल और अमेरिका था उस सारे प्रोटेस्ट के पीछे। जब लड़ाई के पहले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा अपील की कि कब्जा कर लो संस्थानों पर जाकर, और मदद आ रही है तुम्हारे पीछे, तब जाकर उस प्रदर्शन को दबाया गया। तो 200 लोगों के विजुअल को जिम्मेजिप कैमरे से वर्ल्ड मीडिया, जिसका पूरा कंट्रोल ज्यूज के हाथ में है, यहूदियों के हाथ में है, वो जैसे चाहता है वैसे दुनिया को समझा देता है। अब खबर आ रही कि 10 लाख महिला वैज्ञानिक है ईरान में। पायलट है भाई, फाइटर पायलट है। नहीं, वैज्ञानिक जो हाँ। और खामनेई को जो एंटी वुमेन का टैग था, पिछले 40 सालों में कहा जा रहा है कि 60% महिलाएं वहां की मतलब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आ गई हैं, ग्रेजुएट नहीं। वो दुकान चला रही हैं भाई, वो टूरिस्ट गाइड का काम कर रही हैं। आप बताइए ना, भारत में कितनी महिलाएं टूरिस्ट गाइड का काम कर रही हैं? कितनी महिलाएं हैं जो विदेशी सैलानियों को कह रही हैं कि आइए और हम आपका स्वागत करेंगे और आपके रहने खाने का बंदोबस्त करेंगे और आपको हम खामनेई की मौत से ईरान फिर से जो थोड़ा बहुत टूट फूट था वो फिर से खड़ा नासूर बन गया अमेरिका के लिए। खामनेई की मौत, लगा क्या था अमेरिका को कि खामनेई की मौत होगी, उसके साथ मार ही दिया 20-25 नेताओं को और सैन्य अधिकारियों को। तो ये लगा था अमेरिका को कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो प्रोटेस्टर फिर से गलियों में निकल आएंगे और सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। उल्टा हुआ, वो जेंजी जैसा कुछ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश वो दरअसल वो ईरान के इतिहास को नहीं जानते हैं, उसके कल्चरल रूट्स को नहीं जानते हैं, ईरान कैसे बना है, ईरान के सिनेमा को नहीं जानते हैं। अगर ईरान की कुछ फिल्में ही देखी होती ना डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ये सब बेवकूफ़ी भरी चीज़ें डैश प्रो देखी है मैंने, वो मतलब बहुत संघर्ष है वहाँ तो रिश्तों को लेकर। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना डीप रूटेड कंट्री है ईरान। उसको हिला पाना और इस तरीके से हिला पाना बड़ा मुश्किल है। ये जो अमेरिका के पास ये तो है कि आधुनिक तकनीक है। चीन और रूस की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि चीन साइलेंट है, हार्मुज स्ट्रेट से चीन एकलौता देश है जो तेल ले सकता है, रूस एकलौता देश है जो, रूस के पास तो खुद भी तेल है। देखिए, क्या अब चीन जो है वो चैलेंज करेगा अमेरिका के खासकर चीन तो हमेशा इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी को? प्रतिद्वंदी था। डॉलर के समानांतर एक इकोनॉमी खड़ा करने के बारे में चीन हमेशा से ही बात करता रहा और सोचता रहा, लेकिन जो ब्रिक्स देश बना था, इसमें भारत भी था, उसमें ब्राजील, चाइना, इंडिया। और जहां भारत के लिए मुश्किल है वो ये है कि भारत ने इजराइल के लिए अपनी 100 साल पुरानी पॉलिसी बदल दी। जब इजराइल देश बना तो नेहरू ने भी जल्दबाजी नहीं की थी मान्यता देने में। तो अटल बिहारी वाजपेयी तक ने कहा था कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम शोषण के खिलाफ हैं, हम संप्रभुता के साथ हैं, हम स्वायत्तता के साथ हैं। उस पॉलिसी को बदलने की ज़रूरत, तो जहाँ तक चीन की बात है ना, चीन और भारत में यहाँ अंतर यह है कि फॉरेन पॉलिसी एक ऐसी चीज़ होती है
जो सरकारों के बदलने से तुरंत नहीं बदलती है। मैं भारत पर आऊँगा, उससे पहले एक सवाल कि कैसे देख रहे हैं, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा जाएगा और खासकर खाड़ी देश में से कोई हमला करने के लिए तैयार नहीं ईरान में। ये बात साफ हो गई कि ईरान सिर्फ सैनिक अड्डों पर हमला कर रहा है जो अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं, चाहे वो यूरोप में आज अजरबैजान पर हमला हो या खाड़ी देशों में हो। खाड़ी देशों के पब्लिक में कोई गुस्सा नहीं है ईरान को लेकर। नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है कि वो लगातार झूठ बोलते रहे। उन्होंने पहले कहा कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा मार्च के आखिर तक खिंचेगा। अब कह रहे हैं हमारे पास अंतहीन गोला बारूद है, ईरान गिड़गिड़ा रहा है हमसे बात करने के लिए। ईरान ने कहा हमको आपसे बात ही नहीं करनी। हाँ, मीडिया तो उनके पास भी है, रोज वीडियो आ रहे हैं। तो जो भारत के लिए और ईरान के लिए और अरब देशों के लिए जो स्थिति है, वो एक ऐसी स्थिति है जिसका नियंत्रण अब अमेरिका के पास नहीं है। पहले अमेरिका डिफाइन कर रहा था कि भारत इजराइल पॉलिसी क्या होगी, इंडो अरब पॉलिसी क्या होगी। भारत ने तो ईरान के साथ लगभग सारे रिश्ते तोड़ लिए। एक सुपर पावर का हम अब अवसान कहें, मतलब डाउनफॉल देख रहे हैं। नहीं, ये जल्दबाजी होगी। सुपर पावर का अवसान नहीं कह सकते। कोई बात नहीं मानेगा, लेकिन अमेरिका की कम से कम बड़े देश तो नहीं मानेंगे। और जो ताकतवर देश दुनिया पर कैसे असर पड़ेगा? अमेरिकी हथियारों की साख भी कम हुई है। दुनिया पर कैसे असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल दुनिया पर असर पड़ेगा, खासकर जो डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्रीज पर अमेरिका का दबदबा। भारत का ही लीजिए, जैसे अभी हम तेल पर निर्भर हैं, गैस पर निर्भर हैं। अब देखिए कि इतने से ही अब भारत रूस से फिर से तेल खरीदने के बारे में सोचने लगा, बात करने लगा। चीन, ये बात सच है कि उसकी नीतियां विस्तारवादी हैं, लेकिन ये भी सच है कि भारत चीन के साथ जाए या अमेरिका के साथ, धोखा दोनों तरफ है, लेकिन आपको दुश्मन आसान चुनना चाहिए। चीन से हम लड़ सकते हैं, हमारा पड़ोसी है, हम हमारे रीच में है आप चीन। उसको बदल भी नहीं सकते हैं। अरे हमारे रीच में भी है ना। चीन के साथ रिश्ता रखने के अलावा, अच्छा रिश्ता रखने के अलावा, ना हमारे पास विकल्प है ना चीन के पास विकल्प, क्योंकि हमारे रीच में है वो। हमारी रीच में। अमेरिका कभी क्यूबा से नहीं लड़ा, जो उसका पड़ोसी कंट्री है। तो इसलिए ये अगर कोई सचमुच में वैश्विक नीतियों को समझने वाला नेता भारत की गद्दी पर होता, तो ये बहुत सही मौका था भारत की स्थिति को, वैश्विक स्थिति को। रूस से तेल बंद करना एक ट्रस्टेबल ब्रिज था। रूस अभी भी सबसे विश्वसनीय दोस्त है अगर भारत के लिए। बहुत अगर मतलब फूलिश स्टेप था, मूर्खतापूर्ण कदम था, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। कई बार आप फैसले इसलिए करते हैं ताकि आप दुनिया में अपनी धाक कायम रखें। राहुल जी कह रहे हैं कंप्रोमाइज्ड फैसला था ये। कंप्रोमाइज्ड क्यों नहीं कंप्रोमाइज था? राहुल जी क्या कह रहे हैं? कौन नहीं कह रहा है? जो भी टीवी अखबार कह रहा है कि ये तो मास्टर स्ट्रोक। नहीं, वर्ल्ड पॉलिसी जो लोग भी समझते हैं, जो लोग भी जियो पॉलिटिक्स को जानते हैं, उसमें दिलचस्पी रखते हैं, कौन नहीं कह रहा है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है? और इसका आधार क्या है? क्यों नहीं माना जाएगा कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है? और अगर कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है, सब चीज़ें इतनी ब्लैक एंड वाइट है, तो प्राइम मिनिस्टर को आकर स्टेटमेंट देना चाहिए था पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर कहना चाहिए था। ईरान को लेकर ईरान को लोगों ने अंडरएस्टिमेट किया। उसकी तैयारी 40 साल से उसकी तैयारी थी, क्योंकि उसको पता था। बिल्कुल। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के रिसर्चर, मिडिल ईस्ट डिपार्टमेंट के, वो कह रहे थे कि ट्रंप भूल कर रहे हैं। वो बता रहे थे ट्रंप भी अब स्कूल कॉलेज को नहीं मानता है। भाई वो हार्वर्ड को ही नहीं मानते। कट ऑफ कर दिया उसने। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में ये एक समानता है। पढ़ाई लिखाई में डोनाल्ड ट्रंप का भी कोई भरोसा नहीं है, ये भी, और नरेंद्र मोदी का भी कोई भरोसा नहीं है। वो हार्डवर्क और हार्वर्ड का जो फॉर्मूला उन्होंने बनाया था ना, तो यहाँ कि हार्वर्ड जेएनयू से नफरत नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को है, और वहाँ के असली हार्वर्ड से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स को है। तो दोनों पढ़ाई लिखाई के दुश्मन लोग हैं। लेकिन चीन को देख लीजिए, उन लोगों ने पढ़ाई लिखाई को तवज्जो दी, यूनिवर्सिटी को रिसर्च में लगाया, वहाँ फंडिंग की, पैसा लगाया, स्टूडेंट्स को सहूलियतें दी, कोई झगड़ा नहीं कराया, छात्रों को अर्बन नक्सल नहीं कहा। तो आप देख लीजिए, दुनिया को लीड करने की स्थिति में इस समय अमेरिका अगर सबसे ज़्यादा किसी से डरा हुआ है तो चीन से। प्रधानमंत्री के तो अच्छे रिश्ते हैं सी जिनपिंग से। अहमदाबाद गए हैं लोग, नहीं है, नारियल पानी पीते हैं साथ में। देखिए बिहार में कहावत है, मूस मोटई है तो लोढ़ा हुई है। लोढ़ा मतलब सिलबट्टे पर पीसने वाला। तो बौद्धिक क्षमता एक चीज होती है। अब वो क्या लगता है
नरेंद्र मोदी आज से किताब पढ़ना शुरू कर दें तो आज से 5 साल बाद नेहरू की तरह डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख देंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे दोनों ना। की अपनी अपनी खासियत है। कोई खासियत वासियत नहीं, मैं तो बौद्धिकता की बात कर रहा हूँ, वैश्विक समझ की बात कर रहा हूँ। फाइनली कितना दिन चलेगा युद्ध, क्या लगता है, लंबा खींचेगा अब इस पर तो या कुछ कोई, क्योंकि दुनिया इसके चपेट में आ रही है, आर्थिक मंदी छा दबाव तो डोनाल्ड ट्रंप पर है युद्ध को खत्म करने का, और ईरान हरगिज युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहेगा, लेकिन शर्तें तय करने में दुनिया के मजबूत देशों की, प्रभावी देशों की क्या भूमिका होगी। लेकिन ट्रंप से यूरोप भी खफा था, यूरोप टैरिफ पर तनातनी थी, चीन से 36 कांक रहा है, एशिया तो के है ना देशों भाई, से स्पेन ने उनको देने से मना कर दिया अपना बेस, उनको ब्रिटेन ने देने से मना कर दिया। अब नहीं लगा अलग थलग चीन अमेरिका पड़ गया है एकदम से, बिल्कुल पड़ गया है, लोग डर से कल तक बोल रहे थे, अब सबको लग रहा है कि ये हार रहा है भाई। भाई दुनिया से अलग थलग अमेरिका पड़ता जा रहा है और अमेरिका से अलग थलग डोनाल्ड ट्रंप पड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो हम लोग की कोशिश होती है कि आसान शब्दों में दुनिया भर की जो घटनाएं हैं उससे आपको रूबरू कराया जाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आप छात्र हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और एक आम नागरिक हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया शंभू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।